जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। सलमान खान, अक्षय कुमार, अर्जुन कपूर, श्रद्धा, जॉन अब्राहम, हार्दिक पांड्या, शिखर धवन, सचिन तेंदुलकर, सडनली ये सब सेलिब्रिटीज और न जाने कितने ही आम भारतीय लक्षद्वीप और मालदीव्स की बात करने लगे। कई लोगों को समझ में ही नहीं आया कि ये पूरा माजरा क्या है। ऐसे में सवाल उठा कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि 2% के पाकिस्तानी जो कि अपने खुद के ही देश में दूसरी जगह जाना अफोर्ड नहीं कर सकते, ये बोलने लगे कि चलो अच्छा है कि अब मैं आराम से मालदीव्स घूम पाऊंगा क्योंकि वहां मुझे अब कोई हिंदू नहीं दिखेगा। आखिर ऐसा क्या हुआ कि पाकिस्तानियों को इतनी बोलने की ताकत आ गई? और आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक इंडियन सबकॉन्टिनेंट में मौजूद छोटा सा देश पीएम मोदी के लक्षद्वीप या यूं कहें कि इंडिया के टूरिज्म को प्रमोट करने के कारण चिढ़ गया? और ट्रोल्स ये क्यों बोल रहे हैं कि मोदी जी सबसे बड़े इन्फ्लुएंसर हैं और वो सिर्फ अपने एक फोटोशूट से ही किसी देश की इकोनॉमी को हिला के रख सकते हैं? और सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये कि आखिर क्यों मोइजू, जो कि मालदीव्स का प्रेसिडेंट है, उसकी इंडिया आउट की टी शर्ट पहने हुए तस्वीर इस समय वायरल हो रही है। दरअसल मोदी जी का मुखौटा पहने हुए शख्स की जो तस्वीर अभी आप देख रहे हैं, ये मोइजू के इंडिया आउट कैंपेन की है, उस देश से जहां पर इंडियंस भर भर के पैसा खर्च करते हैं घूमने पर। मतलब जरा सोच के देखो कि जब हम वहां जाते हैं घूमने के लिए, मतलब मालदीव्स में जाते हैं, तो मालदीव्स के लोग अपने दिल में हमारे लिए कितनी नफरत पाल कर बैठे हुए हैं और सिर्फ पैसे के लिए हमसे हंस के बात करते हैं। और ये मोइजू इन सब के बीच में चाइना से बोल रहा है कि आप अपने टूरिस्ट को हमारे यहाँ भेजो। दरअसल इंडिया आउट कैंपेन एक ऐसा कैंपेन था जो कि मोइजू ने इस्तेमाल किया था अपने आप को इलेक्शन जितवाने के लिए। अब अगर कोई शख्स इंडिया आउट का कैंपेन देकर वहां पर इलेक्शन जीत रहा है, इसका मतलब ये तो क्लियर है कि वहां की जनता भी भारतीयों से कोई खासा लगाव नहीं रखती है। देखिए, अगर हम इंडियन सबकॉन्टिनेंट की बात करें तो पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, चाइना, म्यांमार, मालदीव, अफगानिस्तान, नेपाल, ये सब देश इंडिया के नेबर्स हैं और इन सभी देशों को या तो इंडिया से दिक्कत है या फिर इंडियन से कुछ ना कुछ समस्या है। इवन अगर हम मालदीव्स की ही बात करें तो जब तक इंडियंस वहां जाके छुट्टियां मना के अपने पैसे चुपचाप खर्च कर रहे थे, तब भी वहां पे इंडिया आउट का कैंपेन चला के एक बंदा इलेक्शन जीत गया। एक्चुअली बात बस इतनी सी है कि इनको दिक्कत इंडिया के बढ़ते कद, इंडियंस की बढ़ती इनकम, इंडिया की लगातार बढ़ती इकोनॉमी और हमारी बदलती लाइफस्टाइल से। आप खुद ही सोचो ना, हमारे देश के आसपास के ये देश वो हैं जो या तो गरीब हैं या फिर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इंडिया के ऊपर ही डिपेंडेंट है। मतलब अगर आप बांग्लादेश की बात करो तो अभी वहां पर हाल ही में चुनाव हुए, वहां पर जो चुनाव हुए हैं उन चुनाव में कहा जा रहा है कि वहां पर हिंदू वोटर्स ने एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। तो आप ऐसे ही काफी सारे देशों की बात कर सकते हैं। जैसे नेपाल की भी अगर हम बात करते हैं तो नेपाल से भी हमारे रिलेशंस काफी ऊपर नीचे चल रहे हैं, लेकिन फिर नेपाल के काफी सारे लोग हमारे यहाँ पर आकर काम करते हैं, हमारे यहाँ के काफी सारे लोग वहां पर जाकर काम करते हैं। और देखिए, ये बात एक एविडेंस है कि यहाँ पर गिव एंड टेक रिलेशनशिप है। कुछ ऐसा ही हमारा श्रीलंका के साथ में भी है। एक समय पर जो श्रीलंका भारत के खिलाफ जहर उगल रहा था, आखिर में जब वहां पर इकोनॉमिक क्राइसिस आया तो फिर इंडिया ने ही मदद करी। म्यांमार की तो बात ही छोड़ दीजिए, और अफगानिस्तान से हमारे रिश्ते कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ पॉलिटिकल कारण के कारण तो अच्छे थे ही, लेकिन अब पब्लिक भी कनेक्ट कर रही है। तो ऑब्वियस सी बात है हमारे पड़ोसियों को भारत से तो दिक्कत होनी है। मतलब एक बार सोच के देखो ना, एक 73 साल का बूढ़ा आदमी तुम लोगों के लिए इस समय नासूर बन चुका है, तुम्हारी नींद उड़ा चुका है। पूरे टाइम बस बैठ के या तो तुम हमारी बुराई करते रहते हो या मोदी जी की बुराई करते रहते हो। और कुछ लतमुंजे हमारे देश के भी हैं जो ऐसा ही हमारे यहाँ बैठकर भी काम कर रहे हैं। अब देखिए, उनको तो कुछ कह नहीं सकते क्योंकि बढ़ते भारत के लिए वो नजर के काले टीके की तरह है जो नेगेटिविटी फैला के खुद को ही काला करने में लगे रहते हैं। और ऐसे में एक बात ये भी निकल के आई कि भारत के कई सारे मुसलमान भी हैं जो कि बॉयकॉट मालदीव्स का विरोध कर रहे हैं, ये बोलते हुए कि भारतीय ये सब सिर्फ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मालदीव्स एक मुस्लिम कंट्री है। तो भाई साहब, आप एक बात को जरा समझिए कि लक्षद्वीप की जो पॉपुलेशन है ना, उसके बारे में जरा पता कर लीजिए कि वहां पर कितना परसेंटेज किस जाति का है या किस धर्म का है ना। और अगर नहीं कर सकते, गूगल पे जाकर इतना भी आपको टाइप करना नहीं आता, अगर आप इतने भी पढ़े लिखे नहीं है, तो जरा देर इस वीडियो में बने रहिए, आपको कुछ ही देर में पता चल जाएगा कि वहां पर क्या कैसी डेमोग्राफी। देखिए, यहां पर आगे बढ़ने से पहले मैं एक बात ये भी करना चाहूंगा कि राहुल गांधी के बारे में। दरअसल अभी कुछ समय पहले राहुल गांधी जी ने 4000 किलोमीटर की भारत जोड़ो यात्रा करी थी। भारत का तो पता नहीं, लेकिन खुद 3 मेजर राज्यों में चुनाव वो हार गए। और मोदी जी एक आइलैंड पे जाकर 100 कदम चलते हैं, एक फोटोशूट कराते हैं और देखो कैसा बवाल कट गया। और फिर देखो, राम जी के घर आने के पहले एक आइलैंड को मिटाना तो वैसे ही बनता ही। अब जरा समझते हैं कि इस पूरे मैटर को, कि इस पूरे के पूरे मामले में हल्ला किस बात का मचा हुआ है और क्या परेशानी इस समय मालदीव्स को हो गई। एक्चुअली भारत सरकार लक्षद्वीप में नया एयरपोर्ट बनाने की तैयारी कर रही है। इसे लक्षद्वीप के मिनिकॉय आइलैंड में बनाया जाएगा, जहां पर फाइटर जेट्स, मिलिट्री ट्रांसपोर्ट प्लेन और कमर्शियल एयरक्राफ्ट ऑपरेट कर सकेंगे। ये इन्फो मंगलवार को न्यूज एजेंसी ANI के सोर्सेज ने दी। वहीं लक्षद्वीप में लग्जरी रिजॉर्ट चलाने वाली कंपनी प्रवेग का शेयर 2 दिन में करीब 40% ऊपर चढ़ गया। 9 जनवरी को प्रवेग लिमिटेड का शेयर 20% के अपर सर्किट के साथ में 1219 रुपए पर बंद हुआ।
इससे पहले मेक माई ट्रिप ने बताया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लक्षद्वीप के दौरे के बाद उनके प्लेटफॉर्म पर लक्षद्वीप के बारे में सर्च 3400% बढ़ गई। इसी को देखते हुए मेक माई ट्रिप ने बीचेस ऑफ इंडिया कैंपेन शुरू कर दी। बात करें अगर लक्षद्वीप की, तो ये भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है। ये 36 छोटे छोटे द्वीपों का समूह है। केरल के कोच्चि से इसकी दूरी करीब 440 किलोमीटर है और यहाँ की अगर आबादी की बात करें तो करीब 64,000 इसकी आबादी, जिसमें से 96% मतलब कि 96%, ध्यान से सुनिएगा, लक्षद्वीप की 64,000 की जो जनसंख्या है उसमें से 96% मुसलमान है और यहाँ प्रमुख रूप से जो भाषा बोली जाती है वो मलयालम है। तो अब आप जो धर्म को लेकर बात कर रहे थे वो शायद आपकी भ्रांति भी दूर हो जाएगी। हर साल करीब 25,000 टूरिस्ट लक्षद्वीप घूमने जाते हैं। यहाँ कारत्ती आइलैंड, लाइट हाउस, जेटी साइट, मस्जिद, अगट्टी, कदमत, बंगारम, थिनक्कारा मेनली घूमने की जगह। अगट्टी हवाई पट्टी तक कोच्चि से जाया जा सकता है और शिप से भी जाया जा सकता है। और मालदीव की तरह लक्षद्वीप में भी सफेद रेत के बीचेस है। वहीं इंडियन सब कॉन्टिनेंट में इंडियन ओशियन के बीच में एक बेहद खूबसूरत द्वीप समूह देश है जिसका नाम मालदीव है। करीब 1200 द्वीपों में फैले सुन्नी मुस्लिम बहुल देश मालदीव एशियाई महाद्वीप की मेनलैंड से करीब 750 किलोमीटर की दूरी पर श्रीलंका और भारत के दक्षिण पश्चिम तट में स्थित है। नैसर्गिक छटा बिखेरने वाला देश मालदीव इस समय भारत और यहाँ के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आपत्तिजनक टिप्पणी के कारण चर्चा में बना हुआ है। दरअसल मालदीव भारत का पड़ोसी देश है जिसके भारत के साथ में ऐतिहासिक रूप से काफी अच्छे संबंध रहे। हालांकि बदले भू राजनीतिक सिचुएशन में मालदीव अपनी पारंपरिक नीतियों से अलग हटकर अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, जिसके कारण भारत के साथ उसके रिलेशंस में काफी खटास पिछले कुछ दिनों में साफ दिखाई दे रही। दरअसल बात शुरू होती है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भारतीय केंद्र शासित राज्य लक्षद्वीप की यात्रा से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 4 जनवरी 2024 को लक्षद्वीप की यात्रा की, वहां पर स्थानीय लोगों से मुलाकात करी। इसके बाद वहां की प्राकृतिक सुंदरता का लुत्फ उठाते हुए फोटो एवं वीडियो साझा। इसके बाद सोशल मीडिया पर यूजर्स इसे मालदीव से सुंदर बताते हुए इसे यहां आने के लिए लोगों का आह्वान करने लगे कि आप यहां पर आएं और यहां की खूबसूरती का लुत्फ उठाएं। सोशल मीडिया के यूजर्स खासकर की ट्विटर पर लोग कहने लगे कि जो भारतीय अपनी छुट्टियां मनाने के लिए मालदीव जाते हैं उन्हें मालदीव के बजाय लक्षद्वीप जाना चाहिए। और इन सब बातों के बाद में वहां की सरकार भारत विरोध के दम पर सत्ता में आए राष्ट्रपति मोहम्मद मोइज्जू को इस कदर बैकफुट पर आना पड़ा कि उनके अपने ही 3 खास मंत्रियों को बर्खास्त होने करना पड़ा। खास बात यह है कि अब तक मोइज्जू की चुनावी जीत में इन चेहरों ने अहम भूमिका निभाई थी, जिन्हें पीएम मोदी पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के बाद बड़े दबाव के बीच में हटाना पड़ा। और यहाँ पर ध्यान में रखने वाली बात यह है कि जो दबाव है वो भारत सरकार ने नहीं बल्कि भारतीयों से मिल रहे बॉयकॉट के रिएक्शन को देखते हुए मालदीव सरकार ने एक कदम उठाया है। भारत ने मालदीव की सरकार के सामने इन 3 मंत्रियों के विवादित बयानों को लेकर अपनी बात जरूर रखी थी और इसके बाद मालदीव की सरकार ने मंत्री मलशा शरीफ, मरियम श्यूना और अब्दुल्ला महजूम माजिद को उनके पदों से हटा दी। फिलहाल सस्पेंड किया गया है और कुछ भी नहीं। मालदीव के एटोल टाइम्स की रिपोर्ट ने बताया कि इस विवाद को बढ़ाने वाले मंत्रियों को हटा दिया गया है। दरअसल मरियम श्यूना ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लक्षद्वीप यात्रा के बाद उनका अपमान किया था। उन्होंने पीएम मोदी को जोकर कहा था और उनका वीडियो भी शेयर किया था। हालांकि विरोध बढ़ने पर उन्होंने अपने ट्वीट को डिलीट कर दिया, लेकिन भारत में विरोध तेजी से बढ़ने लगा और सरकार ने आधिकारिक तौर पर इसको लेकर नाराजगी भी जताई। भारत की नाराजगी जताने के बाद मालदीव के विदेश मंत्रालय ने अपमानजनक टिप्पणी करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई की चेतावनी जारी करी थी। इसके 1 घंटे बाद ही मरियम श्यूना और मालशा शरीफ के साथ साथ युवा मंत्रालय के एक अन्य मंत्री को निलंबित कर दिया गया। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि मालशा शरीफ के कई सारे पुराने ट्वीट्स भी इस समय वायरल हो रहे हैं, जिसमें कि उन्होंने साफ तौर पर भारतीय पीएम मोदी और भारत की सरकार को लेकर इतनी घटिया टिप्पणियां करी हैं कि उनको पढ़ने के बाद में आपको इस मंत्री की मानसिकता भारत को लेकर स्पष्ट रूप से समझ में आ ही जाएगी। मतलब साफ है कि इन लोगों को भारतीयों से कोई सहानुभूति या संवेदनशीलता नहीं है, इनको सिर्फ भारतीयों के पैसे से मतलब है और कुछ भी नहीं। राष्ट्रपति कार्यालय के एक अधिकारी ने इन्हीं तीनों के निलंबन की पुष्टि भी करी। वहीं इस मामले में मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोलिह की प्रतिक्रिया भी सामने आई। उन्होंने कहा था कि मैं सोशल मीडिया पर मालदीव सरकार के मंत्रियों द्वारा भारत के खिलाफ इस्तेमाल की जा रही घटिया भाषा की निंदा करता हूं। भारत हमेशा मालदीव का एक अच्छा दोस्त रहा है और हमें इस तरह की कठोर टिप्पणियों को हमारे दोनों देशों के बीच सदियों पुरानी दोस्ती पर नकारात्मक प्रभाव डालने की अनुमति नहीं देनी चाहिए। इस वीडियो में अभी आप मुझसे मेरे साथ बने रहेंगे तो आपको यह भी बताऊंगा कि कैसे भारत ने मालदीव के ऊपर 3 बड़े एहसान किए हैं जो भारत ने अगर नहीं किए होते ना
तो ये आइलैंड देश जो है ना, आज जो इतना इतरा रहा है अपने सफेद रेत के बीचेस के ऊपर, कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहता। वहीं मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद नशीद और पूर्व विदेश मंत्री अब्दुल्ला शहीद ने पीएम मोदी के खिलाफ मरियम शिवना की अपमानजनक टिप्पणी की निंदा करी और इसे भयानक भाषा बताया। वहीं पूर्व विदेश मंत्री अहमद अदीब ने लंबा पोस्ट करके मंत्रियों के बयानों की निंदा करी। मामले को बढ़ता हुआ देखकर आखिरकार मालदीव की सरकार ने अपने मंत्री के बयान से खुद को अलग कर ली। मालदीव सरकार ने बयान जारी कर कहा कि मालदीव सरकार विदेशी नेताओं और उच्च पदस्थ व्यक्तियों के खिलाफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपमानजनक टिप्पणियों से अवगत है। ये राय पूरी तरीके से व्यक्तिगत है, मतलब कि जिसने ये राय दी है ये उसी की है, हमारा इससे कोई मतलब नहीं है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मालदीव सरकार के विचारों का ये लोग कहीं से कहीं तक भी रिप्रेजेंटेशन नहीं करते हैं। इसके अलावा सरकार के संबंधित अधिकारी ऐसी अपमानजनक टिप्पणी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने में संकोच नहीं करेगी। लेकिन जब तक मालदीव सरकार की तरफ से ये बातें आई तब तक बहुत देर हो चुकी, क्योंकि भारत की जनता जिसे कोविड ने सोशल मीडिया पे बॉयकॉट की ताकत दिखा दी थी, सिखा दी थी, उन्होंने मालदीव को उसकी औकात दिखाने का काम शुरू कर दिया। मोदी पर अपमानजनक टिप्पणियों के बाद भारत में बॉयकॉट मालदीव ट्रेंड करने लगा। कई सेलिब्रिटीज ने भी सोशल मीडिया पर पोस्ट पर लक्षद्वीप को खूबसूरत बताते हुए लोगों से यहाँ टूरिज्म को प्रमोट करने की अपील करी। इन सबके बीच रविवार देर रात ईज माई ट्रिप ने मालदीव की सभी फ्लाइट्स की बुकिंग सस्पेंड कर दी। कंपनी के को फाउंडर निशांत पिट्टी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जानकारी दी थी। वहीं मालदीव की टूरिज्म इंडस्ट्री माती ने मंगलवार को भारत और पीएम नरेंद्र मोदी के खिलाफ की गई अपने मंत्रियों की अपमानजनक बयानबाजी की आलोचना की। देखिए, जब भारतीयों ने बॉयकॉट मालदीव कहना शुरू किया तो कई सारे ऐसे लोग थे जिनको हम बुद्धिजीवी कहते हैं, उन्होंने कहा था कि तुम्हारे बॉयकॉट करने से कोई घंटा असर नहीं पड़ने वाला, मतलब कि वहां की टूरिज्म इंडस्ट्री बहुत बड़ी है और तुम कुछ भी नहीं कर सकते। अभी आप जरा रुकिएगा, आपको बताता हूं कि मालदीव की इन्हीं जो संबंधित सरकारें हैं, मंत्री हैं, उन्होंने किस तरीके से भारत के आगे हाथ पैर जोड़ना शुरू कर दिए। दरअसल सबसे पहले तो माती ने प्रेस रिलीज करते हुए कहा था कि भारत हमारा साझेदार है, मुसीबत के वक्त हमारी मदद के लिए सबसे पहले आगे आता है। मालदीव की टूरिज्म इंडस्ट्री में भारत सबसे बड़ा सहयोगी है और हम चाहते हैं कि ये साझेदारी सदियों तक बनी रहे। हम इस पर एक्शन की कड़ी निंदा करते हैं जिससे दोनों देशों के संबंध बिगड़ सकते हैं। इसके बाद भारत में स्थित इजराइल दूतावास ने लक्षद्वीप की कुछ तस्वीरें डाली। इजरायली दूतावास ने लिखा कि हम पिछले साल केंद्र सरकार के कहने पर लक्षद्वीप में डिसैलिनेशन प्रोग्राम शुरू करने के लिए गए थे। इजराइल अब इस पर काम करने के लिए तैयार है। जिन्होंने अभी लक्षद्वीप के खूबसूरत नजारे नहीं देखे हैं उनके लिए यहाँ की कुछ खूबसूरत तस्वीरें, उन्होंने ऐसा लिखते हुए कुछ तस्वीरें ही पोस्ट करी। लेकिन सवाल ये उठता है बात के साथ साथ कि क्या ये बात सिर्फ मोदी जी के लक्षद्वीप टूरिज्म को प्रमोट करने के कारण थी? क्योंकि ऐसा नहीं है। सिर्फ एक टूरिज्म को प्रमोट करके किसी व्यक्ति की मानसिकता रातों रात नहीं बदल सकती। इस पूरी बात की जो जड़ें हैं दरअसल वो बहुत पुरानी हैं और मोइज्जू के मन में भारत के लिए जो नफरत है वहीं से शुरू हुई है। अब जाहिर सी बात है, जिस इंसान के मन में भारत के लिए नफरत है उसके जो फॉलोअर्स हैं, उसके जो खुद के मंत्री हैं, जो उसके साथ के नेता हैं, उनके विचार भी भारत के लिए वैसे ही होंगे। दरअसल मालदीव के नए नवेले राष्ट्रपति बने हैं मोहम्मद मोइज्जू। पिछले अक्टूबर में उनकी पार्टी पीपल्स नेशनल कांग्रेस पार्टी को जीत मिली थी। पीपल्स नेशनल कांग्रेस को चीन का समर्थक और भारत का विरोधी शुरू से ही माना जाता है। इसीलिए जब मोइज्जू वहां पर चुनाव जीते थे तो वो एक भारत की हार और चीन की जीत के तौर पर देखा गया था। आमतौर पर मालदीव में कोई भी सरकार बनती है तो वहां के राष्ट्रपति सबसे पहले पड़ोसी देश भारत की यात्रा करते हैं, लेकिन इस बार कुछ अलग हुआ। राष्ट्रपति बनने के बाद मोहम्मद मोइज्जू ने सबसे पहले चीन जाने का फैसला किया। वो 8 से लेकर 12 जनवरी तक चीन की सरकारी यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान चीन हिंद महासागर में अपनी ताकत बढ़ाने के तहत मालदीव को डोरे में डालने की कोशिश भी करेगा। और मोइज्जू ने इन सब पूरे फियास्को के बीच में चीन में जाकर चीन को यह भी कहा है कि भैया आप अपने ज्यादा से ज्यादा टूरिस्ट हमारे यहाँ भेजें। इससे पहले श्रीलंका में चीन ऐसा कर चुका है। चीन अपने उधार के पूरे जाल में फंसाकर श्रीलंका का हम्बनटोट बंदर का ऑलरेडी उगल चुका है, जो भारत को काफी ज्यादा परेशान कर रही बात है। क्योंकि मोइज्जू की सरकार भारत विरोधी बताई जा रही है और वहां से भारतीय सेना की टुकड़ी को हटाने की मांग भी लगातार पहले से हो रही है। ऐसे माना जा रहा है कि चीन के साथ मिलकर वो ऐसे फैसले ले सकते हैं जो भारत के हित के खिलाफ। इसके लिए चीन लगातार प्रयास भी कर रहा है, लेकिन मोइज्जू से पहले वाली इब्राहिम मोहम्मद सोलिह के शासन में चीन कभी कामयाब हो नहीं पाया, क्योंकि साली भारत का समर्थक माने जाते हैं। और मोइज्जू का इंडिया आउट कैंपेन तो हमने देखा ही है। मैंने शुरुआत में भी आपको इस बारे में बताया था कि वहां पर किस तरीके से इंडिया आउट टी शर्ट पहनकर ये भाई साहब खुद घूम रहे थे। वहां पर मोदी जी का मुखौटा लगाकर लोग उनको पीटते हुए नजर आते हैं। मतलब ये एक मानसिकता है उस देश के लोगों की जो कि फिलहाल चुनाव जीतकर सत्ता में बैठे हुए हैं। ऐसे में भारत को जब इसकी भनक लगी तो भारत सतर्क हो गया। इसके पहले भारत मालदीव को $100 मिलियन की सहायता दे चुका है। मोहम्मद मोइज्जू की भारत विरोधी नीतियों एवं चीन की यात्रा की जानकारी भारत को काफी परेशान करने की कारण भी बन गई, क्योंकि सबसे पहले चीन का राजकीय यात्रा करने का अर्थ है कि भारत के मुकाबले चीन को ज्यादा तरजीह देना। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी लोकप्रियता का पूरा इस्तेमाल करते हुए, अपने इन्फ्लुएंसर होने की पूरी ताकत को दिखाते हुए लक्षद्वीप में मालदीव को एक बड़ा संदेश दे दिया। दरअसल मालदीव की पूरी जो इकोनॉमी है
वो टूरिज्म के ऊपर ही डिपेंडेंट है। यहाँ सबसे ज्यादा जाने वाले लोगों की अगर हम बात करें तो इनमें भारत की जो लोग हैं वो टॉप पर है। इसके बाद दूसरे नंबर पर रूस के लोग आते हैं। साल 2023 की अगर हम बात करें तो मालदीव सरकार को जितनी उम्मीद थी उससे भी ज्यादा लोग मालदीव पहुंचे। दरअसल मालदीव सरकार को 18 लाख लोगों के आने की उम्मीद थी, लेकिन वहां 18 लाख से कुल 78,000 लोग ज्यादा ही पहुंच गए। वहीं साल 2022 में यही पूरी संख्या 16 लाख थी। पिछले साल की अगर बात करें मतलब कि 2023 की, तो करीब 2,09,100 भारतीय लोग मालदीव गए। इतने ही लगभग रूसी लोग भी वहां पहुंचे। इस तरह इन पर्यटकों के लिए 176 रिजॉर्ट, 809 गेस्ट हाउस, 140 सफारी और करीब 14 होटलों का कारोबार चला। इन पर्यटकों की बदौलत मालदीव के 5,50,000 लोगों का जीवन यापन भी चलता है। वर्ल्ड बैंक के अनुसार मालदीव की जो इकोनॉमी है उसमें टूरिज्म का 1/3 के करीब योगदान है। पर्यटन आय में वृद्धि के बावजूद महंगे तेल आयात और बड़ी निवेश परियोजनाओं के लिए पूंजी आयात के कारण मालदीव का साल 2022 में जो करंट खाता था उसका घाटा दुगना होकर घरेलू उत्पादन का करीब 16.5% हो गया था। उच्च आयात लागत और विदेशी ऋण को दोबारा देने के चक्कर में सरकार का जो विदेशी भंडार था वो भी काफी दबाव झेल रहा था। इस तरह जनवरी में 790 मिलियन अमेरिकी डॉलर से गिरकर जुलाई 2023 में ये 594 मतलब 594 मिलियन डॉलर पर आकर गिर गया था। बहुत बड़ा अंतर आया था। इतना ही नहीं, चीन के जाल में फंसे मालदीव को निकालने के लिए भारत ने पिछले साल नवंबर में 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर मतलब करीब 816 करोड़ रुपए की आर्थिक मदद भी दी थी। IMF की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक मालदीव को सबसे ज्यादा कर्ज देने वाला देश चीन ही है, जिसने मालदीव को करीब 1.5 बिलियन डॉलर मतलब करीब 10,510 करोड़ रुपए का कर्ज दे रखा है। मालदीव के विदेश का जो कर्ज की अगर हम बात करें तो वो कुल 26% तो उसमें से अकेला चीन का ही। ऐसे में अगर मालदीव की जगह भारतीय लक्षद्वीप जाना शुरू कर देते हैं तो इससे ना सिर्फ पहले से खस्ताहाल मालदीव और ज्यादा बुरी हालत में चला जाएगा, वहीं चीन के कर्ज में जो ऑलरेडी फंसा हुआ है वो और भी ज्यादा बर्बादी के कार पर आ जाएगा, बल्कि भारत में स्थित लक्षद्वीप एक प्रमुख पर्यटन स्थल के रूप में विकसित भी हो जाएगा। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री की लोकप्रियता के कारण दूसरे देश के लोग भी मालदीव के बजाय लक्षद्वीप की ओर आने लगेंगे। मालदीव ने इसको एक साइन की तरह ऑलरेडी ले भी लिया है, और जिनको लगता है ना कि मोदी जी के लक्षद्वीप जाने से मालदीव का क्या ही हो जाएगा, तो देखो अब आपको समझ में आएगा कि क्या गेम बदला है। इस पूरे विवाद के बीच में मालदीव की टूरिज्म बॉडी ने भारत की ईज माई ट्रिप कंपनी से मालदीव की यात्रा के लिए फिर से फ्लाइट बुकिंग शुरू करने की अपील करी है। मालदीव एसोसिएशन ऑफ टूर एंड ट्रेवल्स ऑपरेटर मतलब कि मटाटो ने मंगलवार को कहा कि भारतीय हमारे लिए भाई बहन जैसे हैं। मटाटो ने आगे कहा कि हम ईज माई ट्रिप से अपील करते हैं कि वो भारत को लेकर दिए गए आपत्तिजनक बयान पर ध्यान ना दे। यह बयान मालदीव के लोगों की भावनाओं को नहीं दर्शाता है। हम इसके लिए पूरी तरीके से माफी मांगते हैं। ईज माई ट्रिप के CEO निशांत पिट्टी को एड्रेस करते हुए मालदीव के एसोसिएशन ने भारतीय पर्यटकों की अहमियत भी उनको बताई। मटाटो ने कहा कि भारत और मालदीव के बीच गहरी दोस्ती, हमारे रिश्ते राजनीति से परे। पर्यटन मालदीव के लोगों के जीवन का आधार है। इस सेक्टर हमारे GDP में 2/3 से भी ज्यादा का योगदान देता है। इस सेक्टर में मालदीव के करीब 44,000 लोग काम करते हैं। इनकी आजीविका टूरिज्म पर ही आधारित है। इस विवाद की वजह से होने वाला नुकसान देश की अर्थव्यवस्था पर बुरा असर डालेगा। एसोसिएशन ने आगे कहा कि भारतीय पर्यटक मालदीव के टूरिज्म सेक्टर की सफलता के लिए बहुत अहम है। पर्यटकों की बदौलत ही मालदीव में गेस्ट हाउस और दूसरी सुविधाएं देने वाले मीडियम स्केल बिजनेस आगे बढ़ पा रहे हैं। हम बातचीत और एक दूसरे की मदद करने की भावना में हमेशा ही भरोसा रखते हैं। अपने लेटर के आखिर में मटाटो ने लिखा कि हम दोनों देशों के बीच सकारात्मक भावनाओं को बढ़ावा देने और गलतफहमियों को दूर करने के लिए ईज माई ट्रिप से मालदीव के लिए सेवाएं फिर से शुरू करने की अपील करते हैं। अपने टूरिज्म सेक्टर के जरिए हम क्षेत्र में शांति और विकास को बढ़ावा देने में अहम भूमिका निभा सकते हैं। मतलब कि अब ये सीधा संदेश उन लोगों के लिए जो ये सोचते हैं ना कि मालदीव को हमसे कोई असर नहीं पड़ेगा अगर इंडियंस वहां नहीं जाएंगे, तो ये आपके लिए था कि वहां की जो टूर्स एंड ट्रेवल की जो ऑर्गेनाइजेशन है वो किस तरीके से हाथ जोड़कर बोल रही है कि भैया गलती हो गई, आ जाओ। लेकिन क्या टूरिज्म ही एक बड़ा कारण है मालदीव्स में? ऐसा नहीं, टेररिज्म भी वहां कम नहीं है। मतलब एक तरफ तो हम बात करते हैं कि प्रकृति की छटा को निहारने को उत्सुक सैलानी मालदीव के समुद्र किनारे समंदर की सुनहरी रेत पर मचलते दिखते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ आतंकियों के लिए कुछ समय से ये जगह जन्नत साबित हो रही है। दरअसल मालदीव में दुनिया के सबसे बर्बर इस्लामिक आतंकी संगठन आइसिस या फिर IS और अल कायदा अपनी जड़ें जमा चुका है। शरिया संचालित इस मुल्क में कई आतंकी दुनिया की रडार पर है। एक ऐसा समय भी था जब यहाँ का शासन बौद्ध क्षत्रियों के हाथों में था। इसकी बानगी यहाँ के द्वीपों पर मिलने वाले बौद्ध स्तूप इसकी कहानी देते हैं। हालांकि कालांतर में यहाँ मुस्लिमों की संख्या लगातार बढ़ती गई और आज 98% से अधिक आबादी यहाँ पर कट्टर सुन्नी मुस्लिमों की है। और अब इस मुस्लिम बहुल देश में ज्यादातर बौद्ध स्तूपों को या तो तोड़ दिया गया है
या फिर जर्जर हालत में छोड़ दिया गया। मुस्लिम बहुल आबादी होने के साथ ही इस मुल्क में कट्टरपंथी सुन्नी की व्याख्या अपने हिसाब से करने वाले आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट और अलकायदा अपना दबदबा भी बना रहे हैं। मालदीव के बारे में अमेरिका तक कह चुका है कि यह हद से ज्यादा चरमपंथी देश है। यहाँ सरकार की नीति भी इस्लामी और शरिया समर्थक है। इस देश में रहने वाले 2% अन्य धर्मों की आबादी भी अपनी इच्छा के अनुसार जी नहीं सकती। मालदीव में रहने वाले 2% अन्य धर्म के लोगों को अपनी धार्मिक प्रतीकों को मानने या सार्वजनिक तौर पर अपने त्योहार मनाने की छूट नहीं है। अगर किसी को मालदीव की नागरिकता चाहिए तो उसे मुस्लिम, वो भी सुन्नी मुस्लिम होना पड़ता है। मालदीव में धार्मिक मामलों को सरकार की इस्लामी मामलों का मंत्रालय MIA नियंत्रित करता है और यही कारण है कि आतंकी संगठनों को यहाँ पनपने का एक भरपूर मौका भी मिला है। पिछले साल जुलाई में अमेरिका के गृह मंत्रालय ने मालदीव के कुछ कट्टरपंथियों एवं संगठनों को आतंकियों की सूची में डाला था। ISIS के 18 समर्थक और अलकायदा के 2 समर्थकों सहित इन आतंकी संगठनों से संबंध करीब 29 कंपनियों को इस लिस्ट में इंक्लूड किया गया था। ये लोग और संगठन ISIS खुरसान के स्थानीय भर्तीकर्ता मोहम्मद अमीन से जुड़े थे। इतना ही नहीं, US डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेजरी ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा कि साल 2014 से लेकर 2018 के शुरुआत तक मालदीव के 250 से भी ज्यादा लोग आईसिस में भर्ती होने के लिए सीरिया गए। ये जनसंख्या के अनुपात में दुनिया में सबसे ज्यादा है। इनमें से काफी आतंकी तो मारे जा चुके हैं, जबकि मालदीव की ज्यादातर महिलाएं सीरिया के कैंपों में। इन रिपोर्ट्स के मुताबिक मालदीव का अड्डू शहर इस्लामी चरमपंथियों का गढ़ है। ये शहर साल 2018 के बाद एक्टिव हुआ और आईसिस की विचारधारा को फैलाते हुए यहाँ पर लोगों की भर्तियां कर रहा है। यहाँ के कई स्थानीय गुट आईसिस के लिए काम करते हैं। इसके लीडर इस्लामिक स्टेट तक IED और लड़ाके पहुंचाने का काम करते हैं। ये युवाओं के दिमाग में जिहाद का जहर भरकर उन्हें आईसिस और अलकायदा से जोड़ते भी। साल 2014 के बाद भले ही मालदीव के कट्टरपंथियों का झुकाव आईसिस और अलकायदा की ओर बढ़ा हो, लेकिन उससे पहले पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन वहां अपनी पैठ बना चुका था। साल 2004 में मालदीव में आए सुनामी के बाद पाकिस्तान स्थित जमात उद दावा का एक धर्मार्थ मोर्चा इदारा खिदमत एक खल्क मानवीय सेवा प्रदान करने की आड़ में मालदीव पहुंचा था। खुफिया सूत्रों के अनुसार IKK ने मालदीव में लश्कर तैयबा की गतिविधियों का नेतृत्व किया, जिसका ध्यान युवाओं को अपनी ओर आकर्षित करने पर था। IKK ने मालदीव में $2,82,000 खर्च करने की बात कही। हालांकि मालदीव सरकार का कहना है कि संगठन को कभी भी सुनामी के बाद राहत प्रदान करने वाले धर्मार्थ समूह के रूप में पंजीकृत नहीं किया गया। सीरिया और इराक में आईसिस के लड़ाके के रूप में जाने से पहले मालदीव के कट्टरपंथी अफगानिस्तान की सरकार को गिराने के लिए तालिबान की भर्ती यहां से करते थे। मालदीव के कई नागरिक न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि दुनिया के कई हिस्सों में आतंकी घटनाओं को अंजाम देने में शामिल रहे। सेंटर फॉर जॉइंट वॉरफेयर की रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ 5.5 लाख की आबादी वाले इस देश में इस समय लगभग 1400 आतंकी एक्टिव है। इस देश का इस्लामीकरण मौमून गयूम ने किया था। गयूम ने मालदीव में इस्लामीकरण को बढ़ावा दिया, जिसके कारण लोगों में कट्टरपंथ भरता चला गया। गयूम मालदीव का तानाशाह था, जिसने सन 1978 से लेकर 2008 तक देश पर शासन किया। इसके शासन में धार्मिक एकता संरक्षण अधिनियम 1994 लाया गया, जिसे मालदीव के लोगों पर सुन्नी इस्लाम को थोपा गया और धार्मिक स्वतंत्रता को छीन लिया गया और सीमित कर दिया गया। इतना ही नहीं, मालदीव के मैमून गयूम ने साल 1997 में वहां के संविधान में एक संशोधन किया। इस संशोधन के तहत मालदीव में इस्लाम को एकमात्र राजकीय धर्म घोषित किया गया और बाकी अन्य धर्मों के मानने को गैरकानूनी भी बता दिया गया। आगे चलकर गयूम के सौतेले भाई अब्दुल यमीन ने मालदीव की सत्ता पर कब्जा किया और उसने सऊदी अरब के कट्टर वहाबियों से अपने संबंधों को और मजबूत किया। अब्दुल्ला यमीनी की पार्टी के वर्तमान राष्ट्रपति मोहम्मद मोइज्जू हैं और वे भी भारत के खिलाफ रुख के लिए जाने जाते हैं। इसके विपरीत लोकतांत्रिक तरीके से इसके पहले वाली सरकार में चुने गए राष्ट्रपति मोहम्मद नशीद थोड़े नरम स्वभाव के माने जाते हैं और भारत को एक दोस्त की भूमिका के तौर पर देखते हैं। उन्होंने अपने शासनकाल में आतंकियों की नकेल कसने की पूरी कोशिश भी करी थी। और चलो, ये सब बातें भी हम तो छोड़ देते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि मालदीव का हर चौथा टीचर भारतीय है और इन्हीं पर पूरा का पूरा मालदीव का एजुकेशन सिस्टम भी टिका हुआ है। यूनिसेफ की ही एक रिपोर्ट में बताया गया है कि मालदीव में कल 212 स्कूल हैं, इनमें 205 सरकारी हैं। इम्पैक्ट एंड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट के अनुसार इनमें पढ़ाने वाले 25% टीचर्स भारतीय हैं। ये ज्यादातर हायर और मिडिल रैंक पर है। यदि मालदीव में ये टीचर हट जाएंगे तो उसका एजुकेशन सिस्टम बिगड़ सकता है। मालदीव में टीचर की नौकरी कर चुके केरल के कोरासलन निवासी VS अरविंद बताते हैं कि मेरी पारिवारिक मजबूरी थी, इसलिए मैं लौट आया, लेकिन सैकड़ों टीचर वहां हैं और वो बरसों से वहां पढ़ा रहे हैं। हर साल वहां नए टीचर रिक्रूट हो रहे हैं। हर साल मालदीव की सरकार टीचरों की भर्ती के लिए भारतीयों के लिए दक्षिण के राज्यों में टेस्ट आयोजित कराती। चीन और दूसरे देशों के मुकाबले में ये टीचर उनसे काफी बेहद सस्ते पड़ते हैं। मालदीव में काम कर चुके ऐसे ही एक शख्स और टीचर तमिलनाडु के सेलम निवासी विजय सेल्वन S कार्तिक बताते हैं कि मालदीव में कई द्वीपों के बीच एक दूरी 100 किलोमीटर तक की।
आधा दिन वहां रहने में, आने जाने में ही चला जाता है। हमारे देश में कई भारतीय शिक्षक उसी द्वीप पर रहकर पढ़ाते हैं। वहां के बच्चों के लिए भारतीय लोग जाने पहचाने हैं। भारत ने मेडिकल इवैक्यूएशन और हिंद महासागर में समुद्री निगरानी में मदद के लिए मालदीव को 2 हेलीकॉप्टर और 1 डॉर्नियर विमान दान में दिया था। इस समय मालदीव में तैनात 75 भारतीय सैनिकों में से अधिकांश विमान के रखरखाव और ऑपरेटर के तौर पर हैं। ऑस्ट्रेलिया में नेशनल सिक्योरिटी कॉलेज में सीनियर रिसर्च फेलो डॉक्टर डेविड ब्रूस्टर कहते हैं कि भारतीय सैनिक मालदीव नेशनल डिफेंस फोर्स के तहत काम करते हैं। उनका मुख्य काम एक विमान और 2 हेलीकॉप्टरों को छोटे द्वीपों से मरीज को इलाज के लिए अस्पताल तक पहुंचाने में इस्तेमाल करने के लिए सहयोग देना है। और अब आखिर में चलते चलते मैं आपको 3 ऐसे किस्से बताऊंगा कि जब बुरे वक्त में मालदीव के साथ भारत खड़ा मिला था। पहला किस्सा है तख्ता पलट का, जब तख्ता पलट बचाने के लिए भारत ने अपनी सेना भेजी थी। बात है 3 नवंबर 1988 की। मालदीव के राष्ट्रपति मौमून अब्दुल गयूम भारत दौरे पर आ रहे थे और निकल ही रहे थे कि उन्हें पता चला कि तख्ता पलट होने वाला है। तमिल विद्रोही संगठन पीपल्स लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ तमिल इलम मतलब कि लिट्टे की मदद से वहां के कुछ लोगों ने बगावत कर दी थी। लिट्टे ने सरकारी इमारतों पर कब्जा कर लिया था। मालदीव के राष्ट्रपति गयूम सेफ ने तुरंत भारत के प्रधानमंत्री राजीव गांधी से मदद मांगी। राजीव ने तुरंत सेना भेजी। मालदीव की सरकार को बचाने की मुहिम को भारत ने ऑपरेशन कैक्टस नाम दिया था। दूसरा किस्सा, सुनामी के बाद रसद लेकर सबसे पहला विमान भारत का पहुंचा था। यह बात है 26 दिसंबर 2004 की, जब मालदीव में आई सुनामी के बाद पीने के पानी का संकट था। भारत वो पहला देश था जिसका विमान रसद का सामान लेकर वहां पहुंचा था। इसके बाद भी कई सालों तक मालदीव उजड़ा हुआ था, जिसे संवारने में भारत ने दिल खोलकर मदद करी। जुलाई 2007 में फिर आए तूफान ने मालदीव को बड़ा धक्का लगा। तब भी भारत वो देश था जिसने सबसे पहले 10 करोड़ की तुरंत आर्थिक मदद वहां दी थी। और तीसरा किस्सा है कोविड के समय आई तंगी को लेकर। कोरोना में टूरिस्टों ने आना बंद कर दिया था। मालदीव की हालत बद से बदतर होती जा रही थी। उस समय मालदीव के राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सालेह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मदद भी मांगी थी। मोदी ने मालदीव की आर्थिक मदद भी करी। इब्राहिम मोहम्मद सालेह ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी सरकार और भारत के लोगों का तहे दिल से शुक्रिया। उन्होंने मदद कर पड़ोसी होने की भावना और उदारता दिखाई है। मालदीव पहला देश था जिसे भारत ने अपने वहां निर्मित वैक्सीन भी भेजी थी। तो ऐसा नहीं है कि भारत की तरफ से कुछ हुआ है, लेकिन जिस तरह के रिएक्शन मालदीव से अब आ रहे हैं ना, एक बात तय है कि अगले आने वाले 1 साल में, यूं कहूं ये 2024 की हम बात कर रहे हैं ना, आप खुद देख लेना कि मालदीव के टूरिज्म का भारत की तरफ से क्या हाल हो। मेरे से फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।